से समझिएगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था प्रोटिस्टेंस, और प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा के जितने, प्रोटिस्टा को हमने कई सारे पार्ट में डिवाइड किया। तो प्रोटिस्टा अभी मैं आपको जनरल फीचर बता चुका हूं। तो प्रोटिस्टा में समझो मेरी बात को, प्रोटिस्टा में मैंने आपको बताया कि मेनली बेसिक फीचर ये यूकेरियोट्स हैं, मतलब ये सभी यूकेरियोटिक सेल से बने होते हैं, पहले इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी मैंने बात आपको ये बताई थी कि ये सब यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर। और एक बात मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताई थी, ठीक है, दो लोग लिख लेंगे, पोस्टडोल तुम लिख लेना और ये मुस्कान आप भी लिख लेना, ठीक है ना, पोस्टडोल और मुस्कान दोनों लोग लिख लेना। देखो ये यूकेरियोट थे, हाँ ये यूनिसेलुलर थे, और मैंने आप लोगों को एक और जनरल फीचर बताया था कि इसको हम लोग मिक्स किंगडम रखते हैं, मिक्स किंगडम कहते हैं। मिक्स किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3 अलग अलग जगह से हमने ऑर्गेनिज्म को एक्सट्रैक्ट किया। अब देखिए यहां पर जितने भी प्रोटिस्टा हैं, प्रोटिस्टा को हम फर्दर डिवाइड करते हैं कई सारे पार्ट में। तो प्रोटिस्टा को देखो हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जितने भी प्रोटिस्टा हैं, तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्रोटोजोआ, है ना। तो मैं आपको यही पढ़ा रहा था, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में, है ना, तो प्रोटोजोआ में कौन कौन से आते हैं बताओ भाई। प्रोटोजोआ में आते हैं यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। अरे बहुत बढ़िया, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम। अब देखो ये हो गए सब तीनों, ये इसके पार्ट हो गए प्रोटोजोआ के। प्रोटोजोआ के बाद अब दूसरे नंबर पर हम रखते हैं किनको, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन। इसमें हमने उनको रखा जो फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, है ना। इसमें हमारे आ गए क्राइसोफाइट्स, पहले समझ लेना फिर नोट करना। क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है, क्राइसोफाइट्स आ गए और डाइनोफ्लैजिलेट्स आ गए। डाइनोफ्लैजिलेट्स का मतलब होता है डायटम्स, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर हमने लिखा, ठीक है, तो देखो ये प्रोटोजोआ किसमें आए, प्रोटोजोआ है फैगोसिटिक वाले में, है ना, तो फोटोसिंथेटिक। और तीसरे वाले हैं सैप्रोफिटिक और होलोजोइक प्रोटिस्टा। इसमें हमने किसको रखा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, पूरा मैं नीट के लेवल तक आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी पे नहीं चिपकना है। सैप्रोफिटिक और होलोजोइक प्रोटिस्टा। सैप्रोफिटिक होलोजोइक प्रोटिस्टा में यहां पर आते हैं स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड। मेरे को कोई पूछ रहा था स्लाइम मोल्ड के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था इसके पहले आपको मोनेरा, तो अब आप देखिए स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टेंस होते हैं, तो समझ में आ गया, क्लियर है सबको। यस सर। ये क्लासिफिकेशन है हमारा प्रोटिस्टा का, पहले नोट करो फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो मेनली क्या होता है, जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटिस्टा को, जब भी हम पढ़ाते हैं, तो प्रोटिस्टा में मेनली जो आइडियल प्रोटिस्टेंस है वो प्रोटोजोआ है। तो हमेशा हम प्रोटोजोआ को बेस मान के चलते हैं, प्रोटोजोआ इसके रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है। अच्छा एक चीज और बताऊंगा, एक बात याद रखना, ये जो यूग्लिना है ना, लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताया था, ये यूग्लिना मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में। यस सर, यस। तो देखो यूग्लिना फोटोसिंथेटिक था, यूग्लिना को हम लोग इस ग्रुप पे रखेंगे। इसमें प्रोटोजोआ के भी कैरेक्टरिस्टिक हैं और इसके अंदर फोटोसिंथेटिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो यूग्लिना को आप यहां लिखो, ये फोटोसिंथेटिक है, इसी ग्रुप में आएगा। यूग्लिना, क्राइसोफाइट्स और डायटम्स।
तो यूग्लिना को बोलते हैं यूग्लेनॉइड, यूग्लेनॉइड, सर क्राइसोफाइट्स, आपने यूग्लिनास तो डाइनोफ्लेजेला। मेसोट्रोपिक बताया था ना। हाँ मिक्सोट्रॉपिक होता है, लेकिन प्राइमरी वो फोटोसिंथेटिक होता है ना, जब तक लाइट रहती है। तो यूग्लिना को क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से उसको हमने यहां पे रखा फोटोसिंथेटिक में। हाँ सर, नोट कर लिखिए। लिया सबने? ठीक है, अब देखो। अच्छा Yes, मैसेज sir. किया किसी ने? ठीक है, किसने किसने मैसेज किया? ओके डन, वेरी गुड। अब देखो, अब यहां पर क्या है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको जनरल फीचर बता रहा था, जनरल फीचर के बारे में एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ और जनरल फीचर यहां पे बता देता हूं। तो दो चीजें मैं आपको बताने वाला था न्यूट्रिशन वाले पार्ट में। तो न्यूट्रिशन वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहां पाया जाता है। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद में मैं आपको दो चीजें और बताना चाहूंगा, फैगोसाइटोसिस की पिनोसाइटोसिस क्या होती है। ये क्वेश्चन मिक्स करके नीट में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? पिनोसाइटोसिस इंडिविजुअली भी एक बार पूछा जा चुका है नीट के एग्जाम में, ठीक? तो अब देखिए, फैगोसाइटोसिस क्या होता है। ये दोनों ही होलोजोइक न्यूट्रिशन के टाइप है ना? देखो, तो सब जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, तो होलोजोइक में क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, ये मेनली एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो फूड को एनगल्फ कर जाता है, मतलब निगल जाता है, या उसको टुकड़ों में खाता है, कुछ पार्ट में ब्रेक करके खाता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एज ए होल किसी सब्सटेंस को खाते हैं, ठीक है? अब देखो, इसमें सबसे पहले जब मैं बात करता हूं प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में इसमें एक न्यूट्रिशन आता है, उसको हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस। बार बार ये टर्म आपको यूज किया जाएगा, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइट्स, ये हमारे लिए टर्म्स आते हैं, इवन एनिमल फिजियोलॉजी में भी हम टर्म यूज करते हैं। तो देखो, फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, ये अमीबा है। तो अमीबा अभी सिंपल इस तरह की कंडीशन में है, ये इसकी न्यूक्लियस हो गई, है ना? ये इसकी न्यूक्लियस, और ये हम बात पढ़ चुके हैं कि ये न्यूक्लियस हो गई, ये इसका प्रोटोप्लाज्म हो गया, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? न्यूक्लियस हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया, और ये मूवमेंट के लिए ये अपनी बॉडी के शेप को चेंज करता है, जिससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं। और आप सबको पता है, आप इस सबको इनको क्या बोलते हो? स्यूडोपोडिया, है ना? स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। अब क्या होता है, जब इसको कुछ खाना होता है, तो अब इसका न्यूट्रिशन है क्या? फूड के फॉर्म में खाता क्या चीज है? देखो, फूड के फॉर्म में क्या खाता है? ऑर्गेनिक पार्टिकल। तो ये गंदे पानी में पाया जाता है, पोल्यूटेड वाटर में पाया जाता है। तो इस तरह के ये कोई सॉलिड ऑर्गेनिक पार्टिकल, तो जब भी कोई सॉलिड ऑर्गेनिक पार्टिकल मिलता है, तो ये क्या करता है? अपनी बॉडी के शेप को चेंज करना शुरू कर देता है। और ये क्या करता है? अपने ये जो स्यूडोपोडिया हैं, उन स्यूडोपोडिया को इस तरह से बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है। तो स्यूडोपोडिया को बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है, अभी भी इनको हम स्यूडोपोडिया ही कहेंगे, ये इसकी न्यूक्लियस हो गई। इसके बाद क्या करता है? सॉलिड जो भी मटेरियल होता है, इसको अपने अंदर बॉडी के अंदर क्या कर ले? एनगल्फ कर लेता है ना? तो जब ये इसको एनगल्फ कर लेता है, मतलब खा जाता है, ठीक है? तो सॉलिड को एनगल्फ करने के बाद अब इसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है। ये क्या करता है? स्यूडोपोडिया को बढ़ा करके, और एक टेम्परेरी, है ना, ये इसकी न्यूक्लियस हो गई, ये तो न्यूक्लियस है, इस तरह की टेम्परेरी फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर अब देखिए, इसके अंदर फूड, ऑर्गेनिक फूड चला गया, है ना? अब इनको हम लोग कहते हैं, दे आर कॉल्ड, ये परमानेंट नहीं है, दे आर टेम्परेरी, टेम्परेरी फूड वैक्यूल। अब ये क्या करता है? इसी फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम का सिक्रीशन होता है। तो इसके प्रोटोप्लाज्म से यहां पर एंजाइम का सिक्रीशन होता है। ये एंजाइम क्या करते हैं? इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब ब्रेक कर देते हैं। ये एंजाइम है, ठीक है? तो बॉडी के अंदर से ही, मतलब वैक्यूल के अंदर एंजाइम सिक्रीट होते हैं। एंजाइम सिक्रीट करने के बाद ये डाइजेस्ट कर लेता है ना? अब डाइजेस्ट करने के बाद एंजाइम डाइजेशन का काम करते हैं। नहीं समझ में आया जिसको पूछ लेना, डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद अब ये क्या करता है?
अब जो न्यूट्रिएंट होता है उसको बॉडी के अंदर ले लेता है ना। तो इसने डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर ले लिया, लेकिन पूरा का पूरा फूड तो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। अब ये क्या करता है कि डाइजेस्टेड फूड मटेरियल के बाद जो वेस्ट फूड मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो यहां पे ये करने के बाद, डाइजेस्ट करने के बाद, अब ये आएगा कहीं पे और फिर से साइड में वैक्यूल आ जाएगी, है ना। अब इस वैक्यूल के अंदर क्या है, वेस्ट फूड है ना, ठीक है, दिस इज वेस्ट फूड, है ना। तो इसके अंदर ये वेस्ट फूड है। अब ये क्या करेगा, बॉडी से बाहर फिर से इसी टेम्परेरी फूड वैक्यूल को बॉडी से बाहर निकालने का, फूड वैक्यूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगा। ये इस तरह से क्या करेगा कि ये एक वैक्यूल बनेगी, मतलब ये स्यूडोपोडिया आगे की तरफ निकलेगी और ये इसकी न्यूक्लियस हो गई। अब ये यहां से वेस्ट को बॉडी के बाहर निकाल देगा, है ना, ये वेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, ठीक है। अब ये वेस्ट को बॉडी के बाहर निकाल दिया। तो जब ये फूड को इनगल्फ करता है, किसी सॉलिड ऑर्गेनिक फूड को इनगल्फ करता है, इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। सॉलिड फूड को इनगल्फ करके, डाइजेस्ट करके, बॉडी से बाहर किसी भी वेस्ट को इस टेम्परेरी वैक्यूल को थ्रू निकालने की प्रोसेस को व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस, कोई बता सकता है प्लीज, कम ऑन, बताइए जल्दी से, क्या कहेंगे इस प्रोसेस को, क्या कहूंगा, बोलिए, कौन बताएगा, बताओ मैत्री। सर क्या क्या क्वेश्चन है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू टेम्परेरी वैक्यूल, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? इजेशन? नहीं बेटा, इसको इजेशन नहीं कहते, इसको कहते हैं इजेशन। तो इसको अपन कहते हैं जब हमारी आपकी बॉडी में होता है, एनिमल्स की, ह्यूमंस की बॉडी में होता है ना। चलो कोई बात नहीं, यू ट्राइड वेल। और कोई इंटरनेट की मदद कृपया ना लें, ठीक है, बहुत सारे लोग साथ बैठे हुए हैं। इसे हम लोग बोलते हैं हाँ, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। सर नहीं सुना है ये। नहीं सुना ना, तो नोट कर लो। मैं इसलिए तो पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये जो टर्म होते हैं ना, ये कंबाइन करके बहुत बार नीट में पूछे गए अलग अलग तरह से। जल्दी से डायग्राम बना डालो, और हमेशा याद रखो बायोलॉजी हमें ऐसे पढ़ना है, दिस इज कॉल्ड स्कीमेटिक डायग्राम। और हमेशा प्रोटोजोअन्स में टेम्परेरी फूड वैक्यूल बनती है, परमानेंट फूड वैक्यूल नहीं पाई जाती है। सर जी 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 बताइए। सर वो जो एंजाइम है जो डाइजेस्ट कर रहा है उसका कोई पर्टिकुलर नाम है? ये अच्छा एंजाइम, हाँ इनकी सर। बात करो क्या? नहीं नहीं नहीं, ये पर्टिकुलर एंजाइम कुछ नहीं है ना। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन का काम करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं खुद को, ओके सर। है ना। सर तो एज सच कोई एंजाइम डिस्क्राइब नहीं है कहीं भी बुक में। सर जी सर जब सॉलिड ऑर्गेनिक पार्टिकल हमारे अमीबा हाँ। के पास जाता है, तो फिर वो उसे कैसे पता चलता है कि वो आ गया और वो स्यूडोपोडिया निकाल देता है उसके लिए? अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि उसको पता कैसे चलता है कि ये मतलब फूड आ गया? यस सर। ये बॉडी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें सेंसेशन पाया जाता है, ठीक है। इसको देखो, आप समझो बात को। हालांकि बहुत हाई लेवल की बात होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक चीज होती है सेल सिग्नलिंग, हर सेल को, ठीक है, सिग्नल मिलता है ना। आप समझना, ये किसी का माइक्रोफोन ऑन है और हवा आ रही है यार, मेरे कान में चुभ रही है, यस सर। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा अमना, ठीक है, देखो तो क्या है, होता क्या है कि सेल सिग्नलिंग, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमारे पूरे ब्लड में सब हार्मोन टहल रहे हैं, ठीक है ना। तो सपोज दैट कि हमारी बॉडी में मान लेते हैं एपिनेफ्रिन, है ना। तो एपिनेफ्रिन एक हार्मोन होता है, वो हमारी बॉडी में टहल रहा है ना। तो वो एपिनेफ्रिन टहल रहा है पूरी बॉडी में, किडनी के पास भी जाता है ना, किडनी के पास भी जाता है, वो हार्ट के पास भी जाता है, ठीक है ना, वो लिवर के पास, कहीं पे फंक्शन नहीं करेगा, वो फंक्शन सिर्फ ब्रेन में करेगा।
तो पर्टिकुलर हार्मोन पर्टिकुलर ऑर्गन में ही क्यों फंक्शन करता है? क्योंकि हार्मोन जब पहुंचता है तो उस सेल की सरफेस में कुछ प्रोटीन के छोटे छोटे रिसेप्टर पाए जाते हैं। वो प्रोटीन के रिसेप्टर में सेंसिटिविटी होती है, वो पर्टिकुलर टाइप के केमिकल को सेंस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इस तरह से हर सेल के अंदर किसी न किसी प्रोटीन को, किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, किसी हार्मोन को या फैट को पहचानने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। इस प्रोसेस को अपन सेल सिग्नलिंग कहते हैं। तो हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर किसी भी सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक को पहचानने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो इसी तरह से इनको भी पता चल जाता है कि किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के पास पहुंच चुके हैं और उसको एनगल्फ करना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। आमना? ओके, ठीक है। नोट कर लिया भाई सब लोगों ने? यस सर। सर एक मिनट। ठीक है, हाँ करो करो। ओके ग्रेट। अब देखो, नोट करिए। इन प्रोटिस्टेंस formation of temporary food vacuole in protistans. Formation of temporary food vacuole takes place. Formation of temporary food vacuole takes place through formation of temporary food vacuole takes place through pseudopodia. Full stop. Next point. Engulfing solid food substance. Engulfing solid food substance through food vacuole is called phagocytosis. Next point. After digesting the waste food material is excreted. सर फूड मटेरियल Waste food material is excreted out of body through these temporary vacuole. It is called exocytosis. अब मैत्री ने क्वेश्चन पूछा कि इनका लाइफ स्पान कितना होता है। देखो, वो हर एनिमल बैक्टीरिया की तरह जिसमें बाइनरी फिजन होता है, उन सब का लाइफ स्पान अनलिमिटेड होता है। मतलब अमीबा भी इमॉर्टल है, ठीक है, अमीबा भी इमॉर्टल है, बैक्टीरिया भी इमॉर्टल है। तो ये सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, दे ऑल आर इमॉर्टल। इसलिए इनका लाइफ स्पान कैलकुलेट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब एक और चीज, ठीक है, अगर यहां पर सॉलिड की जगह है ना, सॉलिड की जगह अगर ये फूड लिक्विड होता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पिनोसाइटोसिस। नोट करो, पिनोसाइटोसिस। तो नोट करेंगे,
एनगल्फिड, अच्छा उनका एवोल्यूशन, आपने क्वेश्चन पूछा इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। देखो इनका एवोल्यूशन ऐसे हुआ कि समझो मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया दो तरह के बने, एक वो बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक थे, उनसे ग्रीन बैक्टीरिया बने और ब्लू ग्रीन एल्गी बने, और फिर फाइनली उन्हीं से प्लांट सेल बनी होगी, पहली प्लांट सेल, मतलब उन्हीं से एल्गी बने होंगे। दूसरे वो बैक्टीरिया थे जो बैक्टीरिया थे नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन वाले बैक्टीरिया में जिनमें फैगोसाइटोसिस की कैपेबिलिटी आ गई, सेल वॉल और बाकी फिर जाकर के उनका कैप्सूल गायब हो गया, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बची, उनसे जाकर के ये बने होंगे कौन, प्रोटोजोआ बने होंगे, और इन्हीं में कुछ जाकर के सैप्रोफाइट हो गए, उनसे स्लाइम मोल्ड, फिर आगे फंगस बने होंगे। ठीक है, तो इसकी तरह से बैक्टीरिया से ही पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन हुआ होगा। तो बैक्टीरिया से, फोटोसिंथेटिक वाले बैक्टीरिया से प्लांट बन गए, फैगोसाइटोसिस वाले बैक्टीरिया से एनिमल बन गए, और उसके बाद जो सैप्रोफाइट थे उन्हीं से फंगस बन गए। तो इस तरह से एवोल्यूशन हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो गया फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था किसमें, आपको मैंने यूग्लिना में बताया था। तो यूग्लिना एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो जब तक लाइट होती है तब तक यूग्लिना क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और अपना, जो लोगों ने नहीं लिखा ठीक है ना, वो लोग नोट कर लेंगे, होलोजोइक के बाद मैंने एक बताया था लास्ट क्लास में मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मिक्स न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, ये यूग्लिनॉइड्स में पाया जाता है। तो मिक्सोट्रॉफिक में दो तरह था, मेनली क्या था, मतलब ये मिक्स होता है न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक इन लाइट। जब लाइट प्रेजेंट होती है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और खुद के लिए फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दूसरा क्या है, जब लाइट नहीं होती है ना, तो लाइट की एब्सेंट में, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस इन एब्सेंस ऑफ लाइट, इन एब्सेंस ऑफ लाइट। तो जब लाइट नहीं होती तो फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं। तो दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, लाइट होने पे फोटोसिंथेटिक और लाइट ना होने पे फैगोसाइटोसिस। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग मिक्सोट्रॉपिक कहते हैं, और ये यूग्लिना में पाया जाता है। इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ यूग्लिना में पाया जाता है, और ये अपने आप में अर्थ में इकलौता अकेला सिंगल पीस ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये न्यूट्रिशन पाया जाता है, और जो एनिमल और प्लांट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है ना, तो जब फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट की तरह बिहेव करता है, जब ये फैगोसाइटोसिस करता है तो एनिमल की तरह बिहेव करता है। तो ये मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, फिर मैं एक और तरीका बताता हूं। अच्छा, आमना, बैक्टीरिया इमोर्टल होते हैं, 20 मिनट में फिजन करते हैं। ये अमीबा कितनी देर में करता है? अच्छा, अमीबा कितनी देर में करता है? इनका क्या सीन होता है, अगर इनको फूड मिल गया है ना, तो तुरंत के तुरंत 10-15 मिनट पे डिवाइड कर जाते हैं, 10 मिनट में डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, और अगर फूड कम मिला तो इनका डिवीजन करने का रेट गिर जाता है, इसलिए फिक्स नहीं इनका। बैक्टीरिया का तो फिक्स है ना आमना। तो ये क्या करते हैं, जैसे फूड ज्यादा हुआ तो बहुत स्पीड से डिवाइड करेंगे, 6-7 मिनट से लेकर के 10 मिनट में 1 से 2 होने लगेंगे, 2 से 4 होने लगेंगे। अब क्या होता है, अगर फूड नहीं हुआ तो ये क्या करते हैं, महीने भर, वेलकम वेलकम, महीने भर क्या करते हैं, सिस्ट बना लेते हैं और अंदर डिवाइड करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करते रहते हैं, और बहुत सारे अमीबा बना लेते हैं 1 महीने 2 महीने बाद, जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है। सर तो ये इनके साथ सिनेरियो जी। आपने कहा था कि प्रोटिस्टा से ही आगे चलकर एवोल्यूशन तीन जगह पे गया बोला था ना आपने, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। हाँ, पर आपने मोनेरा यहाँ से। अभी मोनेरा से, हाँ वही तो मैं बोल रहा था, बैक्टीरिया 2 तरह के थे, ग्रीन, नॉन ग्रीन। ग्रीन से प्लांट बने होंगे और नॉन ग्रीन से जाकर के फंगस और वो बने होंगे, एनिमल्स बनेंगे, है ना? ओके सर। ठीक है, हाँ ओके। तो अब आगे चलते हैं, और किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या, सिस्ट किस मटेरियल का बना होता है? मैत्री, सिस्ट बना होता है इसी का, मैंने बताया ना, ये जो जेल होता है ना, क्या बोलते हैं, ये म्यूसिलेज। तो म्यूसिलेज ही क्या होता है, बाद में हार्ड हो जाता है, जब उससे वाटर पूरा निकल जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, तो म्यूसिलेज ही हार्ड होकर के सिस्ट का फॉर्मेशन करता है।
ठीक है, स्क्लोरेटिया भी इसी का बना होता है, ठीक है। अच्छा, एक और मेक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, मुस्कान समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, शाबाश बेटा। और कहाँ गया ये अपसेल, कॉस्डोल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पूछते रहो तो मुझे लगेगा कि आप जग रहे हैं, ठीक है, सोना नहीं किसी को। अब देखो, एक तीसरा तरीका है, अगला जो टाइप है, दैट इज सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो पाया जाता है, ये हमेशा पाया जाता है प्रोटोजोअन्स में, है ना। तो जो सिम्बायोटिक होते हैं, तो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्रोटोजोआ किसी दूसरे एनिमल के साथ में मिल जाते हैं। देखो, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक हो सकते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस के साथ में, है ना। तो स्पॉन्जेस को ये क्या करते हैं, स्पॉन्जेस को ये दे देते हैं क्या चीज, ऑक्सीजन, ठीक है। मेनली ये आइटम्स हो गए होते हैं, और बदले में स्पॉन्जेस से क्या ले लेते हैं, सॉरी, स्पॉन्जेस को देते हैं ऑक्सीजन, और बदले में उससे क्या ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट। बता रहा हूं ना, देखो इन्होंने क्या किया। सर हाँ, स्पॉन्जेस ऑक्सीजन वाटर से नहीं लेते सर, ऑस्किलम थ्रू। ना वाटर से लेते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो एल्गी पाए जाते हैं ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो एल्गीज पाए जाते हैं, कुछ प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआ इनको फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये उसको अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो इनका फायदा हो गया, ठीक है ना। अब देखो, ये वही तरीका है, समझो कि हमारे आपके डाइजेशन के लिए हमारे एंजाइम तो है ही, वो तो हमारी हेल्प करने के लिए बने ही हैं, उनका तो काम ही है। लेकिन जब कर्ड खाते हो, लैक्टोबैसिलस जाता है, तो वो एंजाइम में हेल्प करता है, सॉरी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आप ये कहते हो कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के साथ हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, क्योंकि वो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है बाय डिफॉल्ट, और हमारी बॉडी से वेस्ट लेकर के अपना काम चलाता है, ठीक है ना। तो उसका भी फायदा हो गया, अपना भी फायदा हो गया, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, ठीक है ना। यस समझ सर। आया भाई? हाँ जी ठीक है, सर। तो नोट कर लीजिए, some protistans show symbiotic relationship like एक एग्जांपल लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लाइक ट्राइकोनिम्फा, it is found in intestine of termites। टर्माइट जानते हो ना, टर्माइट्स पता है ना, पता नहीं पता, बोलो। अरे सन्नाटा क्यों भाई? नो, ओके। कॉस्डोल सर, टर्माइट्स हाँ देखा बेटा? हाँ सर, दीमक दीमक। हाँ, दीमक के, दीमक टर्माइट्स क्या खाता है? वुड खाता है। वुड नहीं खाता, अभी पता है 36 बुक मेरी खा गया है टर्माइट, 36 अभी। I'll show you there I have still जो बुक सर, बची उसको हुई थी ना, बायोलॉजी और बहुत पसंद अप्रोक्सीमेटली होगी। 50 बुक थी उनमें सर, से उसको बाकी बची बायोलॉजी हुई बहुत बुक्स मिल पसंद गया। होगी ना। सर ध्यान से नहीं हाँ रहे। यार, नहीं मैं लॉकडाउन में सब लॉक करके आया था घर पे, तो वो सब खा गए, उनमें से कुछ बच्ची उठा 16 बुक्स। तो टर्माइट्स क्या करता है, वो क्यों खा गया, वो बुक भी सेलुलोज बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, और वुड भी सेलुलोज की बनी होती है, तो लकड़ी में लगा हुआ था, तो लकड़ी क्या है, वुड सेलुलोज की बनी है, लकड़ी खाई, उसको मजा आया, पेपर और सॉफ्ट था, पेपर भी सेलुलोज था, तो पेपर को भी खा गया, है ना। तो टर्माइट्स की ट्राइकोनिम्फा एक ये प्रोटिस्टा है, ये पाया जाता है टर्माइट्स की इंटेस्टाइन में, टर्माइट की इंटेस्टाइन में। नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिर्फ हम ह्यूमन बचे हुए हैं, ठीक है। तो टर्माइट
It is found in intestine of termite. It is found in intestine of termite and help in digestion of cellulose. Digestion of cellulose. In return, it takes excretory material as a nutrient. Excretory सर material बफर हो रहा है थोड़ा, पता नहीं क्यों। बफर हो रहा है। अच्छा चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो इट इज ए प्रोटिस्टन फाउंड इन intestine of termite. It help in digestion of cellulose. In return, it take nutrition from termite. नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्रोटिस्टा में सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक में अब स्लाइम मोल्ड में आपको एज इट इज बता दूंगा। स्लाइम मोल्ड, तो स्लाइम मोल्ड जो होते हैं, स्लाइम मोल्ड क्या करते हैं, सड़ी गली चीजों में पाए जाते हैं, सैप्रोफाइट है। तो स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। फैगोसाइटिक हो गया, सिम्बायोटिक हो गया। फैगोसाइटिक में दो पढ़ा है मैंने, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, है ना, तो वो फैगोसाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। फिर आ गया सिम्बायोटिक, मैंने आपको बताया सिम्बायोटिक बाद सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब आते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक, तो पैरासिटिक में क्या हो गया, अमीबा। अमीबा हमारे आपके अंदर पाया जाता है ना। हमको आपको कौन सी बीमारी करता है, अमीबा। बोलो भाई लोगों जल्दी बताओ, अमीबा क्या कॉज करता है। अमीबा हमारी इंटेस्टाइन में जाकर के अमीबियोसिस कॉज करता है। अमीबियोसिस, अमीबियोसिस क्या होती है, डाइसेंट्री। डाइसेंट्री में क्या होता है, स्टूल के साथ ब्लड का आना। अमीबा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाई होती है ना, दीवारें, उनपे वॉल्स जो होती है उनमें चिपक जाता है। चिपकने के बाद में छेद करता है, होल करता है, होल करके वॉल के अंदर घुसना शुरू कर देता है। जैसे वैसे जैसे दीवार है, दीवार पे मैं छेद कर दूं वैसे होल करके उधर चिपक जाता है। जब वो होल करता है तो हमारे बॉडी में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जिससे वो ब्लीडिंग आ जाता है इंटेस्टाइन में और फिर स्टूल के साथ ब्लीडिंग बाहर निकलती है, ब्लड बाहर निकलता है और म्यूकस काफी अमाउंट में सीक्रेट होना शुरू हो जाता है और अंदर ही उस होल के अंदर जाके डिवाइड करना शुरू कर देता है और हमको आपको बीमार कर देता है। फिर हम आप मेडिसिन लेते हैं, फिर अमीबा को मार पाते हैं। ठीक है, तो इस बीमारी को अमीबियोसिस कहते हैं। ये गंदे पानी से होता है। ठीक जी सर, ये अमीबा कितना रिसेंटली पाया जाता है, मतलब कितना कॉमनली पाया जाता है। बहुत कॉमन, इट्स मोस्ट फ्रीक्वेंट। अगर आप ये मान लो कि आपके घर में वाटर टैंक है, उसमें 20 दिन भी पानी, 20-25 दिन पानी अगर खुला रखा हुआ है तो आप यकीन मानिए कि उसमें अमीबा डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप पानी पियोगे आप बीमार पड़ जाओगे। आपको मैं बता दूं, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना 70% रेवेन्यू उन डिजीजेज में खर्च करता है जो कि वाटर बॉर्न डिजीजेज है। आप देखिए, इसीलिए जब आप सिनेमा हॉल में जाते हो ना तो सबसे आता है कि जल स्वच्छ रखिए, आता है ना एडवर्टीजमेंट, क्लीन वाटर, है ना, गंदगी ना फैलाएं। ठीक है, तो क्लीन वाटर के लिए भारत सरकार जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इतना खर्च करती है एडवर्टीजमेंट में भी। ठीक है, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फंड जाता है जितनी डिजीज के लिए, भारत सरकार ने, अगर आप मानिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है तो उसमें 70,000 करोड़ रुपए भारत सरकार का खर्च हुआ होगा वाटर बॉर्न डिजीजेस में। तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गंदा पानी। ठीक है, हाइजीनिक वाटर ना होना। तो अमीबा बहुत फ्रिक्वेंटली, जितने प्रोटोजोन्स होते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं। राइट, क्लियर, आगे चला जाए। यस सर। ओके, वेलकम मैत्री। अब देखो प्रोटोजोआ, अच्छा एक चीज और, इनमें रिप्रोडक्शन है ना। अब आपको मैंने न्यूट्रिशन बता दिया जनरल फीचर में, अब रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं ना, बाकी तो फिर ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है।
तो सबसे पहले आ जाते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला सिंपल और सबसे स्विफ्ट तरीका कौन सा? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में आप जानते हो क्या होता है? बाइनरी फिजन नॉर्मल कब होता है? इसके आगे ये जरूर लिखते हैं ना कि होता कब है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आप मिस कर देते हैं और ये आपके क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। ठीक है, नोट करो। इट टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन when food is present when food is present in। सर आप एक बार रिपीट कर दो, आपकी आवाज बफर हो रही थी। हाँ ठीक है। इट टेक्स प्लेस when food is present in abundant amount। when food is present in abundant amount, like during favorable conditions। अब देखो, बाइनरी फिजन में आपको बता चुका हूं, फिर भी ये बता देता हूं। अमीबा के एग्जांपल ले लो। क्या होता है फेवरेबल कंडीशन में? एक अमीबा दो छोटे अमीबा में डिवाइड होता है, तो इसमें होता है ना, इसकी न्यूक्लियस दो पार्ट पे डिवाइड होती है। ये अमीबा इस तरह से स्ट्रक्च हुआ, तो न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हुई। क्या कहते हैं इसको? बोलो बोलो भाई लोगों। कार्योकिनेसिस। कोसडोल। बेटा क्या चक्कर है आज? तुम बोल क्यों नहीं रहे? आज आंसर नहीं दे रहे? सही है ना सब? कौन बता रहा है? कोई बताने वाला है? अच्छा, कुछ लोगों ने मैसेज किया, लेट मी चेक। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? ओ, कैसे हो? ये कैसे हुआ? सर बफर कर रहा है थोड़ा थोड़ा। बफर कर रहा है? न्यूक्लियस ऐसा क्या? डिवाइड कर रहा है। हाँ, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। क्या कहते हैं इसको? कार्योकिनेसिस। अरे क्या बात है, तुम बोलो ना, हम तुम्हारा तो इंतजार कर रहे थे, तुम्हें तो पूछ रहे थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश लड़के। इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस है ना। इसके बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, है ना। प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद दो अमीबा बन जाएंगे, तो इनको अमीबा नहीं अमीबॉइड बोलेंगे एक्चुअली। ठीक है, अमीबॉइड है ना। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर इसका साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले कैरियोकाइनेसिस हुई, फिर साइटोकाइनेसिस हुई, एंड इट गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। हाँ फिर आप फर्स्ट हाँ हाँ, बोलो बोलो। को रिपीट कर दें। कार्योकिनेसिस और साइटोकिनेसिस दोनों को प्रोटोकिनेसिस अच्छा। कह सकते हैं सर। अरे ना भैया, ऐसे ना, ऐसे जुल्म मत करो। हम लोग पढ़ाएंगे सेल 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 पूरा सेल साइकिल पूरा पढ़ाएंगे हैं। ठीक है, तो हाँ मैंने ये बताया, मैंने ये कहा कि ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन व्हाट एक्चुअली हैपन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन इट टेक न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन लेने के बाद ये सेल ग्रो करती है, लार्ज साइज में होती है। न्यूक्लियस गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, so this is called division of nucleus is called karyokinesis. After nucleus divide in two part, it become two nuclei. Cytoplasm also divides, or protoplasm also divides. This part is called cytokinesis. So note करेंगे, in binary fission first nucleus divide in two part called karyokinesis. Nucleus divide in two part called karyokinesis. हाँ, रिपीट। आवाज नहीं आ रही? मैसेज करो पहले आप लोग, आवाज आ रही है? आ नहीं आ रही? सर अब आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, तो नोट करेंगे ड्यूरिंग सर सर इन द binary बाइनरी fission, फिजन के बाद क्या लिखा था? in binary fission nucleus divide
nucleus divide into two part called karyokinesis, into two part called karyokinesis. After that, protoplasm also divide, which is called cytokinesis. हेलो सर, हाँ, इन अमीबा के सरफेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कोई सेंस करने के लिए होता है सर वाटर करंट्स को, कि या तो वो सीधा वाटर के साथ चलता है? मैं वाटर क्या कह रहा हूँ, ये वाटर के वाटर के फ्लो के साथ जाता है या वाटर को सेंस करके अपना डायरेक्शन? नहीं, ये स्यूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट करता है। जिधर फूड होता है ना, तो इसको हम लोग वो बोलते हैं ना कीमोटैक्सिस, कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, कीमोट्रॉफिक इसी को बोलते हैं। केमिकल की तरफ मूव होता है, तो इनकी बॉडी में रिसेप्टर पाए जाते हैं। बाकी कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। स्यूडोपोडिया से मूव करता है और वाटर के करंट के थ्रू नहीं मूव करता। ये एक्चुअली ये फ्लोइंग वाटर में पाए ही नहीं जाते। मेनली इनके पाए जाने के चांसेस होते हैं जहां पे इंडस्ट्रियल वेस्ट ज्यादा होता है या ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा होता है, और दूसरा ये स्टेगनेटेड वाटर में मेनली पाए जाते हैं सब। हाँ मैत्री, क्या कह रही हो, बताओ। हाँ मैत्री बताओ, इन्हें हम प्लैंक्टन्स कह सर- सकते हैं सर? क्या क्वेश्चन है? सर ये सेंस रिसेप्टर से करते हैं अपना फूड? बोलो मैत्री, क्या सर आप क्वेश्चन है? फ्रीज हो गए, सर आप फ्रीज हो गए। सर फ्रीज हो गए आप। ये हेलो? कौन मैं फ्रीज हो गया? हाँ सर ऐसा? अब फ्रीज हो गए। हाँ सर अब ठीक हो फ्रीज हो गए। गया मैं? सर मेरा क्वेश्चन ये हाँ, था, बताओ। सर मेरा क्वेश्चन जी। ये था कि हाँ वो लोग मतलब सेंस कैसे करते हैं अपने फूड मटेरियल को? रिसेप्टर से? हाँ, रिसेप्टर से। देखो ये क्या होता है ना, कि जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इवन हमारी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इनको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर प्रोटीन। ये रिसेप्टर प्रोटीन जो होते हैं, ये किसी दूसरे केमिकल के लिए सेंसिबल होते हैं। जो केमिकल इनको चाहिए होता है उसके लिए सेंसिटिव होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल सिग्नलिंग, ठीक है। सेल को सिग्नल मिलता है ना। तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम हार्मोनल रिएक्शन होती है वो सेल सिग्नलिंग पे पूरी बेस्ड है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। तो इन रिसेप्टर के और अच्छा, रिसेप्टर बने किसके होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड के साथ जो प्रोटीन है, जो बाहर की तरफ प्रोटीन निकले हुए हैं, उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। सेल बायोलॉजी में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो आप तब तक इतना जान लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ में जो प्रोटीन है, प्रोटीन के कुछ पार्टिकल बाहर की तरफ निकले होते हैं जो पर्टिकुलर केमिकल के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो इस सेंसिटिविटी से रिसेप्टर की हेल्प से पहचान पाते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक फूड मटेरियल किस डायरेक्शन में है। फिर क्या करते हैं, ये रिसेप्टर की हेल्प की वजह से उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इस प्रोसेस को। तो अगर कोई भी सेल किसी केमिकल के अट्रैक्शन की वजह से मूव करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कीमोट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। समझ गया ना? यस यस सर। सर। एक बात सर, मेरा क्वेश्चन सर, जी भाई साहब बताइए। अमीबा को हाँ। प्लैंक्टन्स कह सकते हैं सर? अमीबा को क्या कह सकते हैं? प्लैंक्टन्स। कोस्टोल, तो अरे क्या नाम है, कापचल, तुम कहाँ रहते हो ये घर में? बताओ। अरे घर पे तो रहते हो, वो तो सब रहते हैं। मैं गुफा में थोड़ा ना रहता हूँ, मैं केव में थोड़ा ना रहता हूँ, मैं भी घर पे रहता हूँ। तो घर पे मतलब किस रीजन? लद्दाख में ना? हाँ जी सर। आस पास होते मैं तुम्हारा मर्डर कर देता, ठीक है। तुम दूर हो, समझे? इसे इसे तुम क्या फाइटोप्लैंक्टन बोलोगे? प्लैंक्टन कैसे बोल सकते हो बताओ? अच्छा, किस बेसिस पे तुम इसको प्लैंक्टन में रख रहे हो बताओ? शायद प्लैंक्टन्स मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो वाटर सरफेस ना पर भैया, होते हैं उन्हीं को। हाँ, ना ना ना, ऐसा नहीं। प्लैंक्टन, देखो खापसेल, प्लैंक्टन उनको दो तरह के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन। प्लैंक्टन इज any microorganism. It may be from the plant background, it may be from the animal background, but they are eaten by fishes.
है। तो फिशेस फिशेस और क्रस्टेशियंस जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर वो प्लांट हुआ तो अपन फाइटोप्लैंक्टन बोल देंगे, और अगर एनिमल हुआ तो जू प्लैंक्टन बोल देंगे। प्लैंक्टन उन्हीं को बोलेंगे, इनको हम प्लैंक्टन नहीं बोल सकते। इनको अगर कोई खाएगा खुद ही मर जाएगा। अगर कोई फिश खाएगी ना, फिश को मार डालेंगे। अच्छा, समझ गए? यस सर, यस यस सर। बड़ी, यू कैन नॉट से देम फाइटोप्लैंक्टन। अच्छा, हाँ ये बात तो सही कह रहे हो मैत्री। खापसे लास्ट तुम बच गए बेटा, बहुत दूर थे। तो ठीक है, आगे चला जाए। राइट, बाइनरी फिजन हो गया क्लियर भाई, बाकी सब लोगों को? एक मिनट कोसडोल क्लियर है? और अरे देवांशी, मुस्कान क्लियर है ना? देवांशी, यस सर। ओके चलो आगे चलते हैं। अब आओ, देखो अभी तक क्या हुआ कि बाइनरी फिजन बता रहे थे, अब आते हैं मल्टीपल फिजन। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, कोई फॉरेन के बुक से क्वेश्चन नहीं आता है ना। ले बुक क्वेश्चन नॉर्मली इन्हीं बुक से आते हैं, हमारे कोर्स करिकुलम से आता है। तो नीट के लिए आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, देखो मल्टीपल फिजन होता है, नोट करेंगे, इट टेक्स प्लेस during unfavorable condition. It takes place during unfavorable condition. It takes place during unfavorable condition. That is like scarcity of food and water, scarcity of food and water, and high temperature. Scarcity of food and water and high temperature. क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन में? अब जो आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, अमीबा क्या करता है कि अपने चारों तरफ सीक्रेट करना शुरू कर देता है एक म्यूसिलेज का मटेरियल। तो सबसे पहले सीक्रेट करता है म्यूसिलेज। ये म्यूसिलेज क्या करता है? म्यूसिलेज सूख जेल जैसा सब्सटेंस होता है, अभी हमने डिस्कस किया। म्यूसिलेज ड्राई हो जाता है, ठीक है, तो म्यूसिलेज भी डिहाइड्रेट हो जाता है। तो म्यूसिलेज डिहाइड्रेट होकर के अपने चारों तरफ, आप ये अमीबा जो होता है इसका प्रोटोप्लाज्म भी थोड़ा सा सूख जाता है, ये चारों तरफ अपने एक हार्ड कवरिंग बना लेता है। इस हार्ड कवरिंग को सिस्ट कहते हैं, सिस्ट। और यही सिस्ट क्या होती है अमीबा की? छोटे बच्चे मिट्टी खा लेते हैं तो उनके पेट में चली जाती है। हमने आपने जमीन में गिरा हुआ कोई फल पेड़ के नीचे गिरा हुआ, आप गए, आपने उठाया और लप से खा लिया, उसको धोया भी नहीं, है ना। तो जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनकी बॉडी में सिस्ट उसी में चिपके होते, मिट्टी में पाए जाते हैं। ये सिस्ट उसी में चिपक के चले आते हैं और हमको आपको बीमार कर देते हैं। इसलिए जमीन पे पड़ी हुई कोई चीज नहीं खाना, खापसेल, समझ गए ना? ठीक है, कोई भी फ्रूट खाना है तो उसको धो के खाना है, ठीक है। हाँ, अब देखो, तो सिस्ट हमें बीमार कर देती हैं। तो सिस्ट से अगर आपसे देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं कि अमीबा का इन्फेक्शन किससे होता है? अब आप कंफ्यूज, किससे होता है? पानी से। आपने तो बोला कि सर ने बताया था कि पानी की टंकी अगर बहुत दिन से भरी हुई तो उससे हो सकता है, ठीक है, लेकिन भैया किस स्टेज से होता है? ऑप्शन उसका यही आंसर होगा बेटा, कोई भी ऑप्शन हो, या तो होगा नॉर्मल सेलुलर स्टेज में, ठीक है, इन सिस्ट स्टेज में, ठीक है, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन दिए होंगे, है ना। तो आपको आंसर क्या देना? सिस्टिक स्टेज में। अमीबा सिस्ट के स्टेज में हमको आपको मेनली इन्फेक्ट करता है, ठीक है, क्यों? सिस्ट लंबे समय तक सर्वाइव कर सकती हैं फूड में, वेजिटेबल में, बाकी सब में। अभी पालक कोई लेकर के आया, गंदे पानी से पालक को सींचा गया है खेत में, समझो बात को। क्या है? सिस्ट क्या है बेटा? जब अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो अमीबा क्या करता है? अपने चारों तरफ एक कवर बना लेता है। ये जो कवर है ना, हार्ड कवरिंग, ठीक है ना, इस हार्ड कवरिंग को, तो ये जो जेल है सूख गया, जेल सूखने के बाद एक हार्ड कवरिंग बना लेता है, इसको हम लोग सिस्ट कहते हैं, समझ गए? अच्छा, ओके। देखो जैसे समझो, अनार होता है ना, अनार है ना, तो अनार होता है पॉमग्रेनेट। पॉमग्रेनेट का ऊपर का कवर क्या होता है? पहले एकदम बिल्कुल फ्लैशी होता है ना, सॉफ्ट सा होता है। उसके बाद क्या होता है? अगर वो लंबे समय तक रखा जाए तो अनार के अंदर के, हाँ, जो दाने होते हैं ना पॉमग्रेनेट के, वो नहीं सूखते हैं, लेकिन आउटर कवरिंग बिल्कुल सूख जाती है, आप उसको सिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। सो ये सिस्ट हो गया, है ना। अब ये क्या होता है
कि सिस्ट अनफेवरेबल कंडीशन में लंबे समय तक, महीने 2 महीने तक पड़ी होती है, लेकिन साथ में क्या होती है, छोटे छोटे प्रोटोप्लाज्म में डिवाइड होती जाती है, छोटे छोटे प्रोटोप्लाज्म में डिवाइड होती जाती है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फेवरेबल कंडीशन आने पे सिस्ट रप्चर हो जाती है। सिस्ट के रप्चर हो जाने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे अमीबी बाहर निकल आते हैं और ये फिर से फुल फ्लेज्ड अमीबा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। नोट करो, जल्दी से नोट करो, क्विक। यहाँ से लाइटिंग लाइफ साइकिल की जैसा हुआ ना सर, रप्चर होती है। हाँ हाँ कह सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे ऐसा पैरासिटिक नहीं चल रहा है, ये अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लाइटिंग पे क्या था कि होस्ट की बॉडी के अंदर ऐसा हो रहा था। ओके सर नोट क्या करना है? ये नोट कर लिया, डायग्राम बना लिया, बनाया सर। ठीक है, नोट करो, मैं लिखवाता हूं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन protistans like amoeba. During unfavorable condition protistans like amoeba, they makes hard covering around it with the help of dried and dehydrated mucilage, full stop. During unfavorable condition, they divide multiple times full stop. Onset of favorable condition, cyst rupture and multiple amoebae comes out. This is called multiple fission. नीचे नोट लिखेंगे, नोट cyst stage of amoeba is infectious. Cyst stage of amoeba is infectious to humans. हो गया? Yes, sir. अच्छा, अगला मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपके। हाँ सर जी, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन आपकी बात आपने क्या बोला? ऑनसेट ऑफ, क्या लास्ट वाली लाइन पूछ रहे हो या स्टार्टिंग वाली? नहीं सर, यही वाली, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा। फिर से बताओ, आपकी आवाज ही नहीं आई मुझे। आपकी वॉइस सर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा मेक्स hard covering around it with the help of dried and dehydrated. सर उसके एक मतलब उसका अगला सेंटेंस तो वही तो वो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन मैंने बोला कि ड्यूरिंग, देखो मैं पूरा सेंटेंस रिपीट करता हूं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन amoeba makes a hard covering around it with the help of dried and dehydrated mucilage
ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन, ये था, वो अनफेवरेबल नहीं था, ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन, ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन, सिस्ट रप्चर, onset of favorable condition, cyst rupture, and small amoeba comes out. ठीक है, अभी और किसी ने क्वेश्चन पूछा? सर शायद आमना ने, रुको रुको, आमना ने शायद क्वेश्चन पूछा है। अच्छा मैं फ्रीज हो गया, आमना अभी भी फिर क्या? अच्छा बॉडी में जो सिस्ट होती है, ना 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 ना, आमना अभी आवाज है, बोलो यस अगर आ रही है। हाँ सर आ रही है। ठीक है, तो देखो, अरे वो जो बॉडी में सिस्ट होती है ना, उसमें भी क्या होता है कि कुछ हमारे टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज के चारों तरफ हार्ड कवरिंग बन गई। तो एक बात जान लो, किसी भी सॉफ्ट मटेरियल के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बन जाने को हम सिस्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में जो सिस्ट बनती है ना, वो सिस्ट हार्ड कवरिंग होती है, टिश्यूज के ऊपर एक हार्ड कवरिंग बन जाना। सिस्ट दो तरह की हो सकती है, हमारी बॉडी में जन सकती है, एक कार्सिनोजेनिक, दूसरी नॉन कार्सिनोजेनिक। हमारी बॉडी में जो कार्सिनोजेनिक होती है वो कैंसरस सिस्ट होती है, दूसरी नॉन कार्सिनोजेनिक होती है जो नॉन कैंसरस सेल से बनी होती है। इन जनरल सिस्ट हमारी बॉडी में जो बनती है वो नॉन कैंसरस होती हैं, बट सम टाइप दे में बिकम कैंसरस एज वेल, मींस कार्सिनोजेनिक। ठीक है, आगे चला जाए। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन अगर किसी ने 5 सेकंड में बता दिया बिना इंटरनेट में देखे, है ना, ठीक है, बहुत सारे लोग इंटरनेट वाली लड़की, वो एयरटेल में आती है ना इंटरनेट वाली लड़की, उसको बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है, तो तुरंत इंटरनेट में देख लेते हैं। तो बिना इंटरनेट में देखे जो बताएगा मैं समझ जाऊंगा वो सुपर इंटेलिजेंट है ना, सुपर बॉय सुपर गर्ल। ठीक है, एक और रिप्रोडक्शन का मेथड है, उसे हम लोग बोलते हैं भाई लोगों, ये मैं लिख के ही बता देता हूं जिससे कोई ये ना बोले मुझे सुनाई नहीं दिया। ये क्वेश्चन है, ये नीट के लेवल का क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लाज्मोटोमी? कौन बताएगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन शायद कॉन्ट्रैक्ट होती है, 3 दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाना। 5 6 7 हेलो 8 हेलो 9 सर 10 जी सर हेलो बोला, जी मैं बोल रही बताओ थी बताओ। सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है विद माइटोसिस। हाँ, अरे क्या, अगर बिना देखे बताया तो फिर मतलब फिर तो तुम सुपर कर लो। अगर तुमने बिना देखे हुए बताया तो फिर तुम समझो मेरी तरफ से तुम सुपर कर लो। ठीक है, राइट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यही सही है। ठीक है, प्लाज्मोटोमी में क्या होता है इन जनरल, प्लाज्मोटोमी में बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही आंसर देते रहो। प्लाज्मोटोमी में क्या होता है कि इन जनरल ये उनके अंदर पाया जाता है जो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब एक सेल है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस पाई जाती है ना। तो अब क्या होता है, दिस इज मल्टी न्यूक्लिएट सिचुएशन, मल्टी न्यूक्लिएट। हालांकि इसको हम लोग सीनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। ये सीनोसिटिक क्या है मैं फंजाई में बताऊंगा, तब तक के लिए आप ये जान लीजिए, अगर कोई भी सेल मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में है तो कई बार क्या होता है कि ये इस तरह से इसकी ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये कई सारे हिस्से में डिवाइड हो जाता है, लेकिन हर हिस्सा मल्टी न्यूक्लिएट होता है। तो ये एक प्रोटोप्लाज्म, एक बड़ा सा प्रोटोप्लाज्म कई सारे प्रोटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस को, इस रिप्रोडक्शन के मेथड को, इसे हम लोग प्लाज्मोटोमी कहते हैं। नोट करिए, प्लाज्मोटोमी ये मेनली पाया जाता है स्लाइम मोल्ड्स में, क्योंकि स्लाइम मोल्ड जो होते हैं, स्लाइम मोल्ड यूनिसेलुलर और मल्टी न्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर बट मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक सेल लेकिन बहुत सारी उसके अंदर न्यूक्लियस पाई जाती हैं। सो नोट करो, when a unicellular multinucleated organism, when a unicellular multinucleated organism
divide into multiple part of its protoplasm, divide into multiple. सर हाँ बोलो। मल्टीन्यूक्लियर डिवाइड्स इनटू मल्टीपल के बाद क्या बोला था आपने? मल्टीपल प्रोटोप्लाज्मिक, multiple part of protoplasm, multiple part of protoplasm, the process of reproduction is called plasmotomy. The process of reproduction is called plasmotomy. नेक्स्ट, अब अगला पार्ट है तो प्लाज्मोटोमी होगी। प्लाज्मोटोमी के बाद नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन तो आपको पता ही है, स्पोर फॉर्मेशन। तो क्या होता है ना, कई बारी स्लाइम मोल्ड में ही, इन्हीं में स्लाइम मोल्ड में अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि इस तरह की बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। इन बॉडीज के अंदर छोटे छोटे स्पोर बन जाते हैं, ठीक है ना। ये स्पोर जो होते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और फिर बाद में ये स्पोरेंजिया फट जाती है, स्पोर बाहर निकल जाते हैं और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। नोट करो, स्पोर फॉर्मेशन। तो प्रोटिस्टा में एक और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है स्पोर फॉर्मेशन। इन स्पोर फॉर्मेशन Protista, like slime mold, in spore formation, Protista, like slime molds, divide into many small spores, onset of favorable condition, they rupture and spore again and spore again, germinate as a new individual. तो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा। बता सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है प्रोटिस्टा में, या होता ही नहीं है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता है? पहले तो मुझे यही बताओ, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता है? होता है। अच्छा, आमना का कहना होता है। और तो बताओ फिर कौन बताएगा, और कौन बताएगा? राइजोपस कॉलोनी इसमें आता है? नहीं, राइजोपस इसमें नहीं आता। राइजोपस फंगस है, प्रॉपर फंगस है राइजोपस। अच्छा देखो, बिल्कुल सही बताया आमना, होता है, एकदम सही बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें दो कैटेगरी से होता है, ठीक है। अब वो कौन कौन सा होता है देखो,
पहला होता है फर्स्ट गैमेटिक मियोसिस। अच्छा एक बात बताओ आप लोग फ्रैंकली कि मियोसिस और माइटोसिस तो सबको क्लियर है ना, किसी को इसमें नहीं। तो मतलब डाउट नहीं है? नहीं सर। मियोसिस और माइटोसिस क्लियर है ना, सबको क्लियर है ना? हाँ सर। किसी को कोई देखो, किसी को भी किसी भी बेसिक चीज में अगर कभी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना, इसमें कोई मतलब हेजिटेशन वाली बात नहीं है। किसी को नहीं आता है तो उसमें पूछने में कितनी भी बेसिक चीज हो आप बिल्कुल एकदम फ्रैंकली पूछो, क्योंकि देखो कोई ज्ञानी बन के एकदम नॉलेजेबल बन के कोई नहीं पैदा होता, ना मैं ना आप, ठीक है ना? तो हाँ बिल्कुल एकदम फ्रैंकली पूछो। तो देखो इसमें अब सिंपल सी बात है, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, ठीक है? तो अब अगर भाई किसी ने कोई मेरे से अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे नहीं आता है तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा मैं नहीं कर सकता हूँ तो आप ये थोड़ा बोलते हो कि बड़े मूर्ख आदमी हो, आप ये मुझे नहीं बोल सकते हो ना, ठीक है? आप ये बोलोगे कि बताओ मतलब इतना पढ़े लिखे हो उसके बाद तुम्हें ये नहीं आता है, अकाउंटिंग नहीं आती है, तो भाई नहीं पढ़ा है, तो हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं। तो इसीलिए अब मैंने नहीं पढ़ा हो तो मैं किसी स्टूडेंट से भी सीख सकता हूँ, किसी 12th वाले बच्चे से भी सीख सकता हूँ अकाउंटिंग। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मूर्ख हो गया, इसका ये मतलब है आई डोंट नो समथिंग एंड आई एम रेडी टू लर्न इट, ठीक है? एंड आई मस्ट बी अप्रिशिएटेड फॉर इट कि आई एम रेडी टू लर्न इट। दिस इज नॉट माई स्ट्रीम बट स्टिल आई एम रेडी टू लर्न इट, ठीक है ना? सो ऑलवेज हैविंग लर्निंग एटीट्यूड, ऑलवेज हैव लर्न एटीट्यूड। तो लर्निंग एटीट्यूड सबके अंदर होना चाहिए, सबके अंदर, आखिरी दम तक, मरते समय तक हम आप सीखते रहते हैं। सो द प्रीरिक्विसाइट कंडीशन टू बिकम ए नॉलेजेबल पर्सन, यू मस्ट ऑलवेज हैव ए लर्निंग एटीट्यूड। तो हमेशा पूछिए अगर कोई भी बेसिक चीजें हैं। देखो होता क्या है कि जैसे हमारे आपके अंदर 23 क्रोमोसोम का पेयर है, तो 23 प्लस 23 एक 23 का सेट है हमारे आपके अंदर। तो हम लोग क्या है, डिप्लॉइड, मतलब 2n हम बोलेंगे, चाहे आप 2n बोलो चाहे आप 2x बोलो। तो यहां पे n की वैल्यू होती है 23, तो हमारे अंदर इसका मतलब होता है n या x की वैल्यू है 23, तो हम आप क्या है, डिप्लॉइड। तो क्यों? क्योंकि डिप्लॉइड इसलिए है क्योंकि हमारे आपके अंदर क्रोमोसोम के नंबर डबल है, ठीक है, दुगने हैं। हमारी बॉडी में जब एग या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो एक सेल दो में डिवाइड होती है। तो क्या होता है, यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अब दो सेल बनी है ना, तो दो सेल में इसमें एक एन या एक्स होगा, इसमें एक एन या एक्स होगा। तो इस तरह से दो सेल का, चाहे एक का फॉर्मेशन हो चाहे स्पर्म का फॉर्मेशन हो। तो जब 2n से मतलब डिप्लॉइड सेल से n सेल बनती है, n का मतलब n या x का मतलब वो हैप्लॉइड। तो जब डिप्लॉइड सेल से दो हैप्लॉइड से एक डिप्लॉइड सेल से दो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पे कम हो गए, इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं रिडक्शन डिवीजन, है ना? तो इस प्रोसेस को जब एक डिप्लॉइड सेल से दो हैप्लॉइड सेल बनती हैं तो हम इसे बोलते हैं मियोसिस। तो चाहे आप इसे मियोसिस बोलो और चाहे आप इसको रिडक्शन डिवीजन बोलो। मैं आपको सेल साइकिल वाले पार्ट में, आपके चैप्टर में सेल बायोलॉजी का जो पार्ट है, पहला स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वो कम इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम मियोसिस बोलते हैं। तो इन जनरल ये तब होता है जब हमारी बॉडी में स्पर्म या ओव्यूल और एग का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि ये हमेशा सेक्स ऑर्गन्स में होती है मियोसिस, ठीक है, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस हमारी बॉडी की बाकी जनरल सेल जब डिवाइड करती हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी की हर सेल 2n सेल है, 2n सेल। तो डिवीजन के पहले इसमें ये 2n सेल जो होती है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो पहले 2n सेल, इसमें और एक 2n सेल का फॉर्मेशन, 2n क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, और इससे जो बाकी की दो सेल बनती हैं, इसमें भी 2n होगा और इसमें भी 2n होगा। जब एक डिप्लॉइड सेल से दो डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो, मतलब कि एक 2n सेल से दो 2n सेल का फॉर्मेशन हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में इन जो डॉटर सेल हैं इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट जाते हैं, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो ये माइटोसिस और मियोसिस होती है, जिसको नहीं पता है नोट कर लीजिए। तो नॉर्मली हमारी बॉडी में यही होती है, ठीक है, और मियोसिस होती है कहां पे,
जर्मिनल सेल्स में, सेक्स सेल्स में, गैमीट्स में, स्पर्म और एग फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, अब देखो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्रोटिस्टन में दो तरह से होता है, एक गैमेटिक मियोसिस के थ्रू, दूसरा जाइगोटिक मियोसिस के थ्रू। नोट करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, sexual reproduction takes place in protistans through two methods, gametic meiosis and zygotic meiosis। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आप मुझे याद दिलाओगे कि मुझे पढ़ाना है गैमेटिक मियोसिस, क्योंकि अभी इसका रिप्रोडक्शन में यही सिर्फ बचा हुआ है। ठीक है ना, रिप्रोडक्शन और जनरल फीचर में यही चीजें बची हुई हैं, तो ये आपको दोबारा रिकॉल करानी होगी। दोनों हेडिंग डाल लो, और अभी तक की क्लास में किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, प्लीज पूछिए। हाँ बिल्कुल, अमना पूछो बेटा। देखो मैं एक बात बताऊं, आप एनसीईआरटी आप लोग पढ़ डालो, ठीक है। उसके अलावा आपको मैं जितना पढ़ाता जा रहा हूं, आप मेरे नोट्स प्रॉपर बनाते जाओ, ठीक है। अगर कुछ आपको लिखवाना हो तो आप बताते हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं आपको क्लेम करता हूं कि आप मर्जी आकाश की बुक उठा लीजिएगा, ठीक है, आप जिसकी मर्जी आप बुक उठा लेना, आपको कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आता, ठीक है। आपको नीट में मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको जितना मैं बोर्ड में लिखवा रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं जो टच जो बोल जा रहा हूं, मैं जो बोर्ड में लिखवा रहा हूं आपको नोट करा रहा हूं, आप उतना कर लो। आप 340 नंबर 340 मार्क्स मैं कहता हूं आप लेकर के आओगे, लेकिन इस 340 के लिए आपको 100% कंसंट्रेशन बस इधर ही होना चाहिए, कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। आप लोग एक काम करो, एनसीईआरटी पूरी पढ़ डालो। हाँ, एनसीईआरटी में जिधर आपको डाउट लगे, हालांकि मैं एनसीईआरटी पूरा कवर करता जा रहा हूं, एनसीईआरटी में जिधर भी आपको डाउट लगे उधर आपको क्या करना है कि वहां से आपको में से क्वेश्चन पूछ लेना कि सर ये नहीं समझा एनसीईआरटी में। टोटल कितने मार्क्स का होता है सर एग्जाम? 90 क्वेश्चन होते हैं कोर्सरोल, देखो ना, 90 फिजिक्स के, 90 केमिस्ट्री के, 90 जोलॉजी के, 90 बॉटनी के। तो हम आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा 180 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सॉरी 45 मैं तो मार्क्स में आ गया। 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, ठीक है, 45 क्वेश्चन जोलॉजी के और 45 क्वेश्चन बॉटनी के। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं 90 क्वेश्चन के लिए, 90 into 4 है ना, तो आधा नीट का सिलेबस मैं आपको अकेले पढ़ाऊंगा, ठीक है। टोटल हुआ जाके कि 360। और देखो दोस्त, अगर गलती करोगे, ठीक है ना, तो 1/4 कट जाएगा। डाउट्स के लिए हाँ, अच्छा ठीक है, आप डाउट के लिए मैसेज कर सकते हो। अच्छा नंबर, मेरा नंबर, ठीक है मैं नंबर दे दूंगा, दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ दे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं। देखो वैसे मैं सुबह से शाम तक क्लास में होता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप अगर कर दोगे तो मैं आपको मतलब बता दूंगा, ठीक है ना, जब मतलब मैं पढ़ूंगा। हाँ ये तय है कि मैं, देखो ये पक्का है कि मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, लेकिन जब फ्री होऊंगा तब मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा, है ना। तो आप नंबर नोट करो, 8376042695, ठीक है ना। हाँ कॉल करोगे तो नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि देखो सुबह से शाम तक मैं लगातार मॉर्निंग टाइम पे मैं यूपीएससी वालों को पढ़ाता हूँ, है ना, कुछ ड्रॉपर वालों को पढ़ाता हूँ, तो सुबह से शाम तक लगातार, ठीक है, 10 बजे रात तक क्लास चलती रहती है, ठीक है। तो इसलिए ये जरूर है कि मैं कॉल भले नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन हाँ ये है कि आप अगर व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको रिप्लाई जब भी देखूंगा मैं आपको देख के रिप्लाई जरूर करूंगा। थक नहीं जाते हो सर आप? हाँ क्या क्या? आप थकते नहीं हो सर?
अब देखो ना, तुम्हारे साथ रहते हुए मैं भी महसूस करता रहता हूँ, रिफ्रेश तुम लोगों से बातें करता रहता हूँ ना। Look, this is, I am teacher by virtue of my passion. Yeah. I used to prepare for UPSC. I given number of interviews. Like मैंने IAS के 3 इंटरव्यू दिए। मैं IAS के लिए अभी भी पढ़ा रहा हूँ। IAS के लिए मेरे 2 ही नीट के लिए अलग पढ़ाता हूँ। मैं IAS के लिए अभी भी पढ़ा रहा हूँ। और FS का फॉरेस्ट सर्विस का दिया मैंने। तो हाँ, तो बता, like I work for government bank as well. So but I left the job because teaching is the best thing. Yeah, I love it. Okay. So I never get bored with this profession. I never get I never feel old myself. होता क्या है ना, बच्चों के साथ में रहता हूँ, आपके साथ में रहता हूँ, I always feel myself young inside, है ना। तो आपके साथ रहते रहते मैं खुद में entertain होता रहता हूँ, तो इसलिए मुझे बोरिंग नहीं फील होता कभी भी। So when you love your profession or you do the job which you love, so you will never get bored. समझे? कोजोल, अच्छा खॉपसेल, खासपेल सर, खासपेल। हाँ, मैं प्रोनाउंसिएट सही करता हूँ नाम तुम्हारा ना, खासपेल। हाँ जी सर। अच्छा खॉपसेल। ओके, ठीक है, तो पॉइंट अप किया जाए सभी लोगों। अच्छा खॉपसेल, ओके, खासपेल सर। अच्छा, आई एम सॉरी यार, खास फेल, थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी, थोड़ा सा मतलब मेरी आदत नहीं है ना। हाँ, मैं खास फेल, ठीक है यार, कुछ थोड़ा सा इजी नाम रख लो, हैं, ठीक है, चल। ठीक है, ओके, थैंक यू हाँ सर। हाँ।